यह कहानी दो दोस्तों के बारे में है जो यूट्यूब की मदद से और फ्री कूपन से बड़ा अंपायर खड़ा कर लेते हैं। आप भी इनके दिमाग की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। आखिर यह कैसे हुआ? कहानी की शुरुआत कोनी नाम की एक हाउसवाइफ के साथ होती है, जिसे आधी रात में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह बिना किसी परेशानी के सरेंडर कर देती है। उसकी यादें ताजा हो जाती है कि यह सब कुछ महीने पहले कैसे शुरू हुआ था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। कोनी अपने पति रिंक के साथ रहती थी। उसका रिश्ता तनावपूर्ण था। उन्हें बच्चा न हो पाने के कारण दुखों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण कोनी के ट्रीटमेंट में बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। दुख की बात तो यह है कि कोनी प्रेग्नेंट भी हो गई, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया। इसके बाद रिंक ने एक ऐसी नौकरी कर ली जिसके लिए उसे हर महीने में 3 हफ्ते ट्रैवल करना पड़ता है, जिससे कोनी अकेला महसूस करने लगी है। रिंक उसे उसकी बेरोजगारी और उसकी ट्रीटमेंट के लिए हुए खर्चों की याद दिलाता है। उसकी कूपन क्लिपिंग की आदत से वह उसे डांटता है। कोनी कूपन इकट्ठा करते जाती है और उससे प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में खरीदती जाती है। वह सारा सामान अपने बच्चों के लिए बनाए गए कमरे में भर देती है, जिससे उसकी दीवार ढक जाती है और इससे उसके बे औलाद होने का दुख भी ढक जाता है। रिंक से दूर रहने का एक पॉजिटिव पॉइंट यह भी होता है कि कोनी को अपनी पड़ोसी जोजो से दोस्ती करने का मौका मिला, जो सेविंग टिप्स पर फोकस्ड एक यूट्यूब चैनल चलाती है। कूपन के लिए कोनी की आदत को समझती है, क्योंकि उसे भी ऐसे ही सेविंग्स की आदत है। जोजो अपनी माँ जोशी के साथ रहती है। जोजो का एक फ्रेंड भी है जिसका नाम अर्ल है। इसके अलावा जोजो घर घर जाकर मेकअप बेचने की कोशिश करती है, लेकिन यह कोशिश अभी कामयाब नहीं हुई है। जब भी कोनी सुपरमार्केट जाती है तो वह अपनी खरीदारी के लिए कई कूपन्स देती है, हालांकि जिसकी वजह से बाकी लोगों को लाइन में काफी देर खड़े रहना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात तो यह थी कि कूपन्स उसके बिल को घटा करके सिर्फ $16 कर देते हैं। कोनी अपनी कहावत दोहराती है कि पैसों पर नजर रखे और डॉलर अपना ख्याल खुद रखेगा। एक दिन जब वह सामान को खरीदती है तो उसकी नजर बच्चों के वॉलपेपर पर जाती है। उस पर दुख की लहर हावी हो जाती है। अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए वह सीरियल खाना शुरू कर देती है और उम्मीद करती है कि इससे उसका दुख कम हो जाएगा। बदकिस्मती से सीरियल बासी है, इसलिए कोनी ने सीरियल कंपनी को शिकायत से भरा एक ईमेल भेज दिया। कुछ दिनों बाद उस कंपनी से फ्री सीरियल कूपन के साथ एक लेटर मिलता है, जिसमें प्रोडक्ट की लो क्वालिटी के लिए उससे माफी मांगी जाती है। वह खुशी से इस कूपन को रिडीम करने के लिए स्टोर जाती है। ग्रीक उसे कहता है कि वह कोई स्पेशल नहीं है। कंपनी अक्सर अपने ऐसे कस्टमर को फ्री कूपन्स भेजते हैं जिनको उनसे कोई शिकायत होती है। कोनी को यहाँ एहसास होता है कि कंपनियां अक्सर शिकायत करने वाले कस्टमर को मुफ्त में कूपन भेजते हैं, इसलिए कोनी और भी कई कंपनियों को शिकायत से भरा ईमेल भेज देती है। उसकी वजह से उसके पास बहुत सारी कूपन इकट्ठा हो जाती है। अपनी इस कामयाबी से खुश होकर कोनी जोजो को अपना कलेक्शन दिखाती है और अपना एक्सपीरियंस उससे शेयर करती है। जोजो कोनी से कूपन्स खरीदने की ऑफर रखती है, क्योंकि कूपन्स खरीदना सस्ता होगा बजाय पूरी कीमत के किसी प्रोडक्ट को स्टोर से खरीदना। यह आइडिया कोनी के दिमाग में एक खुराफात को जन्म देता है। उसे समझ आ जाता है कि फ्री में मिलने वाला सामान को बेचने से उसे 100% प्रॉफिट होगा और यह उसे एक अच्छा बिजनेस आइडिया भी लगता है। दोनों ने ऑनलाइन रिसर्च करना शुरू किया। कोनी को पता चलता है कि कूपन मेक्सिको में बनाए जाते हैं। जहां वह रहती है वह जगह वहां से ज्यादा दूर नहीं है। दोनों वहां से कूपन्स चुराने का प्लान बनाते हैं ताकि उसे लोगों के बीच पेश किया जाए। जोजो ऐसा करना नहीं चाहती, पर वह कर्ज के तले दबी हुई है, इसलिए वह इस प्लान के लिए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि केन नाम का एक आदमी मार्केट में नुकसान रोकने के अधिकारी के रूप में काम करता है। वह एक बाजार में अपनी ड्यूटी कर रहा है। लेन देन के दौरान उसे कई नकली कूपन्स का पता चलता है। केन में किसी से अच्छा बर्ताव करने की भारी कमी है। ऐसी एक घटना तब होती है जब एक एरोप्लेन में चढ़ता है। तभी एक माँ उससे गुजारिश करती है कि वह उसकी बेटी को विंडो सीट दे दे ताकि वह बाहर के नजारे को देख सके, पर केन उसे मना कर देता है। केन अपने घर लौट आता है, जहां वह अकेला रहता है। वह अपने आप से और अपनी जिंदगी से बहुत जूझा हुआ है। वह गुस्से में टीवी के सामने बैठ करके चिल्लाता है। इस बीच मेक्सिको में कोनी और जोजो कूपन फैक्ट्री पहुंच जाते हैं और स्टाफ को अपनी शिफ्ट खत्म करते हुए देखते हैं। दोनों एलिएंडो और रोजा नाम के एक कपल से कांटेक्ट करने का डिसाइड करते हैं, जो उस फैक्ट्री में वर्क करते हैं। दोनों उनका पीछा करते हैं
और उनके घर पहुंच जाते हैं। कोनी और जोजो ने अपने इरादों के बारे में उन्हें साफ साफ बताया। दोनों का विश्वास हासिल किया। दोनों मेक्सिको में कूपन्स चुराने और उन्हें बेचने की प्लानिंग के बारे में बताते हैं, जिसमें प्रॉफिट के तौर पर उन्हें हिस्सा दिया जाएगा। एलिएंडो और रोजा अपनी जिंदगी में पैसों की कमी से बहुत जूझ रहे हैं और उन दोनों की सैलरी भी उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। बहुत सोच विचार करने के बाद वह दोनों कोनी और जोजो के साथ शामिल होने का फैसला करते हैं। रोजा ने एलिएंडो के साथ एक जोखिम भरे बिजनेस की नींव रखी जो उनकी जिंदगी बदल सकती है। इस काम के लिए प्लानिंग करने में उन्हें कुछ खास परेशानी नहीं हुई। कूपन्स फैक्ट्री 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा प्रिंटिंग का है, जहां पर एलिएंडो काम करता है, और दूसरा हिस्सा रिटेंशन का है, जहां रोजा काम करती है। आमतौर पर दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे की चीजों से अनजान होते हैं। जब उनका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रक यूएसए में उनके बाकी कूपन्स को लेकर जाएगा, तो उसी में कोनी का एक बॉक्स भी डिलीवर होने चले जाएगा। इन कूपन्स के साथ बॉर्डर पार करने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसमें सिर्फ कूपन्स के ही डब्बे होंगे जो जगह जगह डिस्ट्रीब्यूशन होने हैं, और उसमें से ऐसा कुछ भी सामान नहीं निकलेगा जो इनलीगल हो। कुछ दिन बाद कोनी और जोजो को कूपन का पहला बैच मिलता है। दोनों ने एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई जिस पर वह कई कूपन्स बेचते हैं और उनका प्रमोशन करते हैं। दोनों ने एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई जिस पर वह इन कूपन्स को बेचते हैं और उनका प्रमोशन जोजो के यूट्यूब चैनल से करते हैं। उनका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ने लगा और इससे उन्हें उम्मीद से भी ज्यादा प्रॉफिट होता है। हालांकि सुपरमार्केट में कूपन के इस चाल को कोई नोटिस कर रहा है। केन को इस केस से रिलेटेड कई शिकायतें और जानकारी मिली। उसे काम दिया गया कि कंपनी को इससे बहुत नुकसान हो रहा है, तो इसकी वजह का पता लगाया जाए। केन इन कूपन्स का पता लगाने के लिए सीरियस इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे कुछ कस्टमर की खरीदारी के बदले कुछ कूपन्स मिले हैं। हर कूपन्स के पीछे उसे क्रेडिट कार्ड का नंबर मिलता है जिसका उसे पता लगाना है। कई कोशिशों के बाद केन को एक हाउसवाइफ के पास एक कूपन मिला, जिससे उसे कूपन बेचने वाली एक वेबसाइट का पता चला जिसे यूट्यूब पर एक लड़की ने प्रमोट किया है। केन अपने ऑफिस लौट कर आता है और उस वेबसाइट पर चेक करता है। उसे वहाँ उस वेबसाइट पर एक बात लिखी मिलती है, अगर आप पैसों पर नजर रखेंगे तो डॉलर अपना ख्याल खुद रखेंगे। इस बीच कोनी और जोजो को एक झटका लगा क्योंकि उनका अकाउंट फ्रीज हो गया है, क्योंकि उनके अकाउंट में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पैसे आ रहे थे। अकाउंट अनब्लॉक करने के लिए उन्हें साबित करना होगा कि उनका बिजनेस गैरकानूनी नहीं है। उन्हें नहीं पता कि वह इस काम को कैसे करे। उन्होंने डार्क वेब एक्सपर्ट एक फेमस हैकर टीना तक पहुंचने का फैसला किया और अपनी परेशानी बताते हुए उससे मदद मांगी। इस बीच कोनी और जोजो को टीना सलाह देती है कि वह दोनों इस काम को कुछ ज्यादा ही खुल करके प्रमोट कर रहे हैं, जबकि उनका पता आसानी से लगाया जा सकता है। वह जोजो को वीडियो हटाने को कहती है और उन्हें सुझाव देती है कि उन्हें अपना काम कुछ ऐसा प्रेजेंट करना होगा कि जिससे वह गैरकानूनी न लगे। इसमें उन्हें फर्जी आईडी, नया बैंक अकाउंट बनाना और अपने नए काम को खुफिया तरीके से चलाने के लिए नए घर की जरूरत होगी। अपनी असली पहचान से बचने के लिए उन्हें सलाह दी जाती है कि वह अपने द्वारा कमाए गए पैसों का उपयोग करने से पहले 6 महीने तक का इंतजार कर ले, ताकि उनकी असली पहचान से जुड़ी किसी भी कनेक्शन को मिटाने का वक्त मिल सके। टीना 10% कमीशन के बदले उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। टीना की वजह से इंटरनेट पर केन को ऐसा कुछ भी नहीं मिल पाता जिससे कि उनका पता लगाया जा सके। केन इस मामले को एसबीआई के पास ले जाता है, जो कूपन स्कैम को अहमियत नहीं देता और मामले को निचले स्तर के एम्प्लॉय अल्बर्ट को सौंप देता है। अल्बर्ट के पास कोई खास काम नहीं है, इसलिए वह इसे करने का फैसला करता है। वहीं कोनी और जोजो ब्यूटी ब्रांड के आड़ में अपना बिजनेस चलाते हैं। टीना के द्वारा दी गई नकली आईडी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे तेजी से उनका बिजनेस फैलता जा रहा है। 6 महीने के इंतजार के बाद कोनी और जोजो पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। दोनों सबसे पहले पैसों को साफ करने का फैसला करते हैं। कोहनी को रिंग की बात याद आती है, जिसमें उसने कभी कहा था कि हाई क्वालिटी एक्सपेंसिव सामान खरीदना चाहिए, जिससे बाद में उसे बेचा जा सके। दोनों अपनी गजब की सबसे महंगी शॉपिंग ट्रिप पर जाते हैं। दोनों स्पोर्ट्स कार, प्राइवेट जेट, यहाँ तक कि हैवी गन की खरीदारी भी कर लेते हैं। फिर दोनों लॉस वेगस ट्रिप पर जाते हैं, जहां वह अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। जोजो अपने पैसों का इस्तेमाल करके अपनी माँ का कर्ज खत्म करना चाहती है, जबकि कोनी फिर से माँ बनने की इच्छा को पूरा करना चाहती है। इस बीच केन को एसबीआई का कॉल आता है, जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अल्बर्ट ने उसे बताया कि ऑनलाइन जानकारी को कामयाबी से मिटा दिया गया है, जिससे इंटरनेट पर कूपन को ट्रैक करना नामुमकिन हो गया है। हालांकि कूपन मेल के जरिए भेजे जा रहे हैं। अल्बर्ट इस मामले में मदद करने के लिए एक एक्सपर्ट को भेजने के लिए कहता है। 2 दिन बाद केन की मुलाकात साइमन से होती है। साइमन ने इस केस पर काम करने का फैसला किया है
और सुझाव देता है कि कैन सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वेबसाइट से कूपन्स को ऑर्डर करे। जब लिफाफा आता है तो साइमन को तुरंत पता चल जाता है कि इस पर कैंसर सिटी का लेवल लगा है, लेकिन ऑनलाइन स्टैम्प पर एक कोड से पता चल जाता है कि यह वास्तव में एरिजोना से आया है। इस बीच कोनी ने एक फर्टिलिटी क्लिनिक में अपॉइंटमेंट तय किया, जिसमें जोजो को सपोर्ट के लिए साथ ले जाती है। कोनी ने अभी तक अपने पति को इस बारे में नहीं बताया है। डॉक्टर ने खुलासा किया कि प्रेगनेंसी करने का यह उसका आखिरी मौका है। कोनी ने इस स्टेटमेंट में अपने पति के बजाय डोनर को चुनना सही समझा। बाद में टीना कोनी और जोजो से उनके पैसों के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए कांटेक्ट करती है। यह जानकर वह गुस्सा हो जाती है कि उन्होंने उसकी सलाह को गलत समझा। उन्होंने पैसे साफ करने के लिए जरूर कहा था, लेकिन उन्होंने इतने महंगे सामान खरीदने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था। टीना ने उन्हें कहा कि वह अपनी महंगी खरीदारी को जल्द से बेच दे और शक से बचने के लिए धनराशि को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बैंक में रोजाना जमा कर दे। जब रिंक एक बिजनेस ट्रिप से लौटता है और एक नया टीवी देखता है तो कोनी उसे बताती है कि उसने सेल्स जॉब का काम शुरू कर दिया है और कूपन्स को इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। रिंक का उसके लिए रवैया देखकर वह महसूस करती है कि उसने अपनी प्रेगनेंसी के लिए डोनर को चुनने का सही फैसला किया है। इस बीच केन और साइमन ने कूपन वाले कस्टमर के बारे में कैशियर से पूछताछ करते हुए अपनी जांच जारी रखी, जो उन्हें इम्पोर्टेंट जानकारी देता है। हालांकि वह कोनी को नाम से नहीं जानता, पर वह कैसे दिखती है वह उसके बारे में उन्हें बताता है और वह कोनी की कहावत का जिक्र करता है कि पैसों पर नजर रखे और डॉलर अपना ख्याल खुद रखेंगे। केन को यह याद आता है कि उसने यह बात वेबसाइट पर भी पढ़ी थी। अगले दिन वह इन्वेस्टिगेशन के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है और वह पूछताछ करता है कि उन्होंने ऐसी किसी महिला को देखा है क्या जो कूपन से जुड़ी हुई है, जबकि पोस्ट ऑफिस में कोई भी कोनी को याद नहीं कर पाता। पर जैसे ही कूपन के बारे में कहा जाता है, उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय अर्ल के बारे में बताया, जो जोजो के यूट्यूब चैनल को 7 टिप्स के लिए फॉलो करता है। वहीं कोनी और जोजो को अपना सारा सामान बेचने के लिए परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली है। दोनों एक कैफे में जाते हैं तो उन्हें 2 आदमी मिलते हैं जिनका ताल्लुक गन क्लब से है। मौके का फायदा उठाते हुए दोनों क्लब का पता हासिल कर लेते हैं और बाद में बिक्री के लिए अपने हथियारों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। जोजो अपनी सेल्स पीच से लीडर को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, पर वह इसमें अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है। दोनों लीडर को अच्छा डिस्काउंट देने का वादा करती है अगर वह उनसे सारे गन खरीद ले तो। आखिर इस डील के लिए वह मान जाता है। कीन और साइमन ने अर्ल से पूछताछ करना शुरू कर दिया। अर्ल जोजो के घर पर एक नोट छोड़ता है, जो चतुराई से दूसरे लेटर के बीच रख देता है, जिससे इसके बारे में जोजो की माँ जोशी को पता नहीं चल पाता। हालांकि अर्ल इस बात से अनजान है कि केन और साइमन जोजो के घर तक उसका पीछा कर रहे हैं। अब वह जब तक जरूरत पड़े तब तक घर के बाहर निगरानी बनाए रखना चाहते हैं। जब तक जोजो घर आती है तब तक रात हो चुकी होती है। उन्हें यहाँ एहसास होता है कि जोजो वही लड़की है जो यूट्यूब पर वीडियो डाला करती थी। इसके बारे में उन्हें एक हाउसवाइफ ने भी बताया था। जोजो ने गन डील होने की खुशी में घर के बाहर डांस करना शुरू कर दिया। अगली सुबह जोजो अपनी माँ जोशी के साथ बहस में उलझी होती है, जिसके कारण वह लेटर को नजरअंदाज कर देती है और अपने प्राइवेट बिजनेस हाउस की ओर गाड़ी से रवाना हो जाती है। वहाँ उन्हें कोहनी भी मिल जाती है और वह देखने में बिल्कुल वैसे ही थी जैसा उन्हें कैशियर ने बताया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोजो को नींद आ रही है। वह किचन की तरफ जाती है जहाँ उसे अर्ल का नोट मिलता है, जिसमें उसे शहर छोड़ने की सलाह दी गई है। हालांकि बहुत देर हो चुकी है। साइमन और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है, जिसमें कोहनी, जोजो और जोशी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी गिरफ्तारी की खबर फैल जाती है और अर्ल टीवी पर जोजो का चेहरा देखकर हैरान रह जाता है। पूछताछ के दौरान जोशी ने खुद को इन सब मामलों से अलग बताया और कहा कि वह स्कीम के बारे में नहीं जानती। जोजो खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे तो इन सब बातों के बारे में पता ही नहीं, लेकिन वह पकड़ी जाती है जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके कंप्यूटर से उसकी यूट्यूब वीडियो मिल जाती है। इस बीच कोनी ने इस प्लान में शामिल होने की बात कबूल कर ली, पर वह यह बात जानकर हैरान रह गई कि उसके लिए इसे 40 साल की सजा दी जाएगी। कोनी को कहा जाता है कि अगर वो अपने ऊपर सारा इल्जाम ले लेती है तो वह जोजो की सजा को कम करने की कोशिश करेंगी। कोनी डील एक्सेप्ट कर लेती है। जोजो की बेल हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी माँ ने उसे रिहा कराया है, पर जबकि वह अर्ल है जिसने उसकी बेल के पैसे दिए हैं, जो उसका बाहर फूलों से स्वागत करता है। बदकिस्मती से कोनी उतनी लकी नहीं है। रिंक उससे मिलने आता है। वह उसके जमानत देने से इनकार कर देता है और इसके अलावा वह इस दौरान उसे डांटता भी है, जिस वजह से कोनी उससे डिवोर्स की मांग करती है। इस बीच इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और नकली कूपन्स कहां से आ रहे हैं उसका पता चल जाता है। हालांकि जब तक वह लोग उनका पता लगा पाते तब तक वह दोनों वहां से गायब हो चुके थे। मैक्सिकन सरकार ने उनका पीछा करने से इनकार कर दिया, जिससे मामला ठंडा पड़ गया। कोनी एक वकील को हायर करने का एक बेहतरीन डिसीजन लेती है, जो मुकदमे के दौरान जबरदस्त बचाव के तरीके अपनाता है
उसका कहना है कि कोहनी और जोजो ने खामियों का फायदा उठाया, जैसा कि बड़ी बड़ी कंपनियां अक्सर करती है। मुकदमे के नतीजे में जोजो को 10 दिन की जेल मिली और जबकि कोहनी को 11 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। साइमन और केन नाखुश है और वह स्टेट अटॉर्नी से जवाब की मांग करते हैं। वकील ने खुलासा किया कि कूपन्स पर ब्रांड का अधिकार है और महिलाओं के प्रति उदारता दिखाई गई। इतनी बड़ी कंपनी के लिए 80 मिलियन का स्कैम उनके जेब में रखे चिल्लर के बराबर है। क्योंकि सब खत्म हो चुका है, साइमन जाने की तैयारी करता है। वह केन को एक अच्छा इंसान कहता है। उसे खुशी है कि उसे केन के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन उसे अपने बर्ताव पर कंट्रोल रखने की सलाह भी देता है। दिन बीतते जाते हैं, सबकी जिंदगी बदल गई है। समय के साथ केन ने लोगों से अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दिया। पुराने बुजुर्ग कस्टमर के साथ तमीज से पेश आता है। कोहनी को तलाक मिल जाता है जो वह चाहती थी और उसका प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट आखिरकार कामयाब हो ही गया। वह अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जेल में ही रह रही है, जिनकी स्कैम की कमाई अधिकारियों द्वारा जब्त कर ली जाती है। वह लोग डब्बों को खाना समझ करके नजरअंदाज कर देते हैं। जोजो ने उन बक्सों को बाहर निकाला, जिसे पता चलता है कि कोहनी हमेशा उन डब्बों में केस छुपा कर रखती थी। जोजो अर्ल के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती है और दोनों माउंटेनिग्रो देश में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां वह एक अलग ब्यूटी ब्रांड की आड़ में एक नया स्कैम शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वह लोग कोहनी की रिहाई का इंतजार कर रहे हैं ताकि वह फिर से एक साथ मिलकर एक नए काम को अंजाम दे सके। कोहनी को भी इसका इंतजार है और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब आपको एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है। आपने इस कहानी को ध्यान से सुना है तो बताओ कि कोहनी के उस बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था, जिसके साथ मिल करके उसने इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया। और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है। यदि मेरे वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी है तो आप मुझे जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा बना है तो भी आप अपना फीडबैक कमेंट करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर ले। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, और ऐसे ही रहा कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है उसे जरूर देखें।